मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका के अंदर इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है। वहां पर बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ हो चुका है और वहां पर इस समय बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है और इसके चलते श्रीलंका की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा है। वहां के कैबिनेट ने त्यागपत्र दे दिया है और त्यागपत्र देने का मतलब सरकार गिर चुकी है वहां पर और अभी वो कार्यवाहक रूप से वो सरकार का पद संभाल रहे हैं। तो जो राजपक्षे हैं उनको अभी कुछ समय के लिए एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कार्य संभालने का दिया गया है। ये आखिर में फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आई और भारत इस फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बच सका, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले श्रीलंका के अंदर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो बात करें तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, इसे थोड़ा समझना जरूरी है। किसी भी देश का बाकी दुनिया के अन्य देशों के साथ जो भी मनी का ट्रांसफर होता है, जो आउटगोइंग या इनकमिंग मनी को बैलेंस करते हैं, उसमें पता करते हैं कि कितना गया कितना आया, यही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट वो अकाउंट जहां पर सीधे सीधे लेन देन किया जाता है, जहां पर गुड्स और सर्विसेज बेची जाती हैं। तो आपका विजिबल और इनविजिबल ये दो प्रकार का हो सकता है। वहीं पर कैपिटल में जो आपका एफडीआई हो गया या जो इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर आता है वो कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। श्रीलंका के साथ आखिर क्या हुआ? श्रीलंका जो कि काफी अस्वस्थ था कि उसके पास टूरिज्म इंडस्ट्री है और जिसके चलते वो आने वाले समय में अच्छा टूरिज्म करेगा, लेकिन कोरोना के आने की वजह से उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो गई। इसके पहले श्रीलंका ने बहुत सारे देशों से लोन ले रखा था और खासकर से इसमें चाइना जो है उनसे उन्होंने लगभग 10 से 15% लोन ले रखा है, जो टोटल लोन की उनकी संख्या है। और ऐसे में और जानते हैं आप कि चाइना जो कि एक ऊंचे ब्याज दर पे लोन देता है, वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस गया श्रीलंका, है ना। इसके अलावा और क्या समस्या हुई? वहां पे फूड क्राइसिस भी चल रहा है। जो फूड है, भोजन है, उसका दाम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हुआ ये दरअसल, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के अंदर भी ऑर्गेनिक खेती जो है, ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया जा रहा है, जीरो बजट खेती को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें पेस्टिसाइड, इसमें जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं, इनके यूज को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यही चीज श्रीलंका के अंदर भी अपनाया गया। और आप जानते हैं कि जब भी ये जीरो बजट फार्मिंग होती है या फिर आपका ऑर्गेनिक खेती होती है तो इसका प्रोडक्शन घट जाता है। क्वालिटी तो सुधर जाती है लेकिन प्रोडक्शन घट जाता है। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया। उनके पास क्वालिटी फूड तो हो गया लेकिन इतनी क्वांटिटी में फूड नहीं रहा जिससे जनता को वो फूड पहुंच पाए, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन वहां पे काफी बढ़ता चला गया, महंगाई बढ़ गई और फूड क्राइसिस की समस्या हो गई। और आम जनता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस क्वालिटी फूड को वो खरीद सके, जिसके चलते ये और एक क्राइसिस में फंस गया। तो देखा जाए तो श्रीलंका का एक्सपोर्ट काफी कम हुआ और इंपोर्ट ज्यादा हो गया। वहां की सरकार ने पैसे भी बांटे और जिसकी वजह से वहां पे महंगाई बढ़ी और ब्याज दर भी काफी ज्यादा हो गए और जिसकी वजह से सारी समस्याएं वहां पे घिर कर आ गई। अब बात करते हैं भारत इस समस्या से कैसे अभी तक बचा हुआ है। हमारे यहाँ भी ऑर्गेनिक खेती और जीरो बजट फार्मिंग को काफी प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे जो किसान है वो अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो करते आ रहा है 30-40 सालों से, उसमें अभी लगा हुआ है। ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं है। और हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की जनसंख्या तो 140 करोड़ पहुंच गई है। और सोचिए अगर हमारे देश में भी टोटल सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करने लगे तो ऐसे में समस्या, जो गरीब आदमी है क्या वो इतने महंगे फूड को वो अफोर्ड कर पाएगा? तो मौजूदा समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ इलाकों में जायज है, वहां पे चल सकता है, लेकिन पूरे देश में इसको लागू करा पाना अभी तो संभव नहीं दिखता है। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ये समझदारी दिखाई है कि इसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखा है, पूरे देश में इसे लागू नहीं किया। वहीं कोरोना की बात करें तो कोरोना के समय में हमारे यहाँ भी काफी समस्याएं आई थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी था उस समय, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी भी बर्बाद हो गई थी। लेकिन हुआ ये, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग सरकार के ऊपर काफी दबाव डाल रहे थे कि इनको बहुत सारे पैसे लोगों को देना चाहिए, बांटना चाहिए, सब कुछ फ्री में देना चाहिए, बहुत ज्यादा लोन देना चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने आप को एक लिमिटेड रखते हुए को उतना ही लोन दिया जितना जरूरी था, उतनी ही मदद की जितनी जरूरी थी। इसकी वजह से महंगाई कंट्रोल में रही तथा सरकार को भी बाहर से बहुत ज्यादा कर्ज नहीं लेना पड़ा था।
तो पॉलिसी मेकर्स का इसमें हमें धन्यवाद देना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को, हालांकि उसकी वजह से महंगाई अभी भी है देश के अंदर, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई है, लेकिन उस दर पर नहीं है जिस दर पर श्रीलंका झेल रहा है या फिर आप कहें पाकिस्तान के अंदर वो झेल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत अभी स्टेबल स्थिति में है और इसके पीछे एक बड़ा योगदान था आत्मनिर्भर भारत का, क्योंकि अभी हाल ही में हमने एक्सपोर्ट में 400 बिलियन का आंकड़ा छू लिया, उससे हमने ज्यादा एक्सपोर्ट कर लिया है। तो आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बेहतर साबित हो रहा है। तो दोस्तों ये था श्रीलंका के ऊपर कि श्रीलंका के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों है और अभी आगे देखना है कि उसकी मदद करने के लिए कौन कौन आगे आता है। उन्होंने IMF से और बाकी लोगों से मदद तो मांग रखी है। रही बात भारत की, तो भारत उभरती हुई ताकत के रूप में सामने आ रहा है, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो बस इसी के साथ मैं आज की बात को समाप्त करता हूं। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।